नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगात मिली। तो आज के शो में हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान पर फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के तीसरे त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान ने हमारी कई चीजें आसान की हैं, अनुसंधान लगातार होते रहने चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने बड़ी चुनौती हैं। हर साल आने वाली आपदाओं पर भी सेमिनार में चर्चा हो। अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। भूकंप और आपदा को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी जापानी प्रतिनिधि मंडल से भूकंप को लेकर चर्चा हुई है, इस बारे में हम उनकी तकनीकी तौर पर मदद लेंगे। सीएम धामी ने आगे कहा कि पहले पहाड़ में ज्यादा मात्रा में भूजल होता था, नाले और धारे भी खूब होते थे, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन सब पर भी हमारे वैज्ञानिकों को चिंतन करना चाहिए। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने प्रदूषण पर बोलते हुए कहा कि आज दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है वो एक दिन यहाँ भी हो सकती है, इसलिए इस दिशा में भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारी सरकार सभी को साथ में लेकर पर्यावरण की दिशा में काम कर रही है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे वैज्ञानिक जो बहुत सारे विषयों पर लगातार यहाँ पर चर्चा करेंगे। लगातार अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन भी डिम्पी जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप सभी पर्वतजनों द्वारा जो विचार मंथन किया जाएगा, उस विचार मंथन से बहुत सी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को एक साइंस टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी न हो। इसके कारण से जहाँ हमारी काम करने की जो आवृत्ति है वो बड़ी है, आसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी दूर की बात थी, वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बनाया है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस सम्मेलन में आज का इसका जो सब्जेक्ट है वो सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय और इसका भूविज्ञान इसका महत्व देश दुनिया के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। लगातार जो सस्टेनेबल विकास है उसका एक बड़ा माध्यम है और हमें गर्व भी है कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसके जितने भी विकास के आयाम हैं उन सभी को बनाते समय, उस पर आगे बढ़ते समय हमने एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान किया है कि इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए और इकोलॉजी भी बनी रहनी चाहिए। दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, मैं कहता हूँ ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा हैं, घने जल हैं, यहाँ लगातार 12 महीने बहने वाली हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पर्यावरण है। और ये जैव विविधता ये पूरे देश और दुनिया में मैं कहूँ कि अपने आप में अलग से विशिष्ट है। इसके साथ साथ ही हिमालय हमारे देश की शोभा बढ़ा रहा है,
मेरा मानना है कि देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जिस पर आप लोग लगातार चिंतन करने वाले हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी हिमालय का विशेष महत्व है। तो वहीं दूसरी तरफ से हरिद्वार में 48वीं बॉयज जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में आए हुए आप सभी खिलाड़ियों की मौजूदगी से यहां एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो हमें कार्य करने के लिए ही ऊर्जा देती है। पीएम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में जाने से पहले बात करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और जब वो मेडल जीतते हैं तो उसके बाद भी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लेकर आई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के जरिए से भी खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार खेलेंगे भी जीतेंगे भी के मंत्र के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को फिट बनाने के लिए गांव में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं और खिलाड़ियों के अच्छे भविष्य के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम करेगी। इस दौरान सीएम धामी खुद को नहीं रोक पाए और खिलाड़ियों के बीच जाकर कबड्डी के दांव पेच लगाने लगे। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी लगन से कबड्डी के दांव पेच लगाते दिखे और सबने जमकर इस नजारे का आनंद भी लिया। भाइयों बहनों, जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप जैसे युवाओं के बीच में, आप सब नौजवानों के बीच में और खिलाड़ी भाइयों के बीच में जब भी आने का सुअवसर प्राप्त होता है तो मैं बहुत गौरव की अनुभूति करता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे प्रमुख खेल हैं उनमें से कबड्डी हमारा बहुत ही रोचक खेल है। और बचपन में हम लोगों ने बाल्यकाल में कबड्डी बहुत ज्यादा आप लोगों की तरह तो नहीं खेली कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आप सब लोग भाग लेने आए हैं अपने अपने प्रदेशों की तरफ से, लेकिन छोटे स्तर पर लगातार मैं भी कबड्डी खेलता रहा हूं। इसलिए आप सबके बीच में आकर गौरव की अनुभूति महसूस करता हूं। मैं आभारी हूं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप जैसे सभी देश के हमारे कर्णधार युवा एवं होनहार खिलाड़ियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा मानना है कि सभी के अंदर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट गुण है, जिसके माध्यम से हम जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं। मुझे यहां पर साक्षात रूप से देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की उपस्थिति ने पूरे मैदान के अंदर, और अब जब आपका यहां से एक के बाद एक दल आ रहा था, एक के बाद एक राज्य का दल आ रहा था, तो पूरा ग्राउंड आप सबकी सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। एक तरफ मां गंगा का सानिध्य, दूसरी तरफ इतने नौजवान खिलाड़ी भाइयों का इस प्रांगण में उपस्थिति, ये अपने आप में ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। आप सभी की अपार ऊर्जा हम सब लोगों को, जितने लोग भी मंच पर है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में, महाराज रविंद्र गुरु जी पूरे संतों के हमारे वो हैं, नेतृत्व करता है, और बहुत सारे लोग हमारे अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। इन सबके अंदर भी और मेरे जैसे के अंदर भी, सबके अंदर आपकी ऊर्जा से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, जो हमें अपने अपने क्षेत्रों में नई प्रेरणा से और नई ऊर्जा से काम करने का अवसर होता है। उत्तराखंड से बात अब करते हैं गुजरात की। गुजरात की 168 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी के अल्पेश ठाकुर ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।
नामांकन से पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने अल्पेश ठाकुर के साथ रोड शो किया। इससे पहले बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम फिर से सत्ता में लौटेंगे और इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगे। बता दें कि बीजेपी ने 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भूपेंद्र पटेल को अहमदाबाद में घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। प्रदेश में वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी, जबकि रिजल्ट का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। ओके, आप ही दो। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और जनसंघ के संस्थापक सदस्य फूलचंद वर्मा का निधन हो गया है। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा दुख जताया। उनके वीडियो संदेश के माध्यम से दिवंगत नेता को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि एक सांसद के नाते स्वर्गीय फूलचंद वर्मा जी ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया। जनता की सेवा का नया इतिहास उन्होंने बनाया था। वो हमेशा दीन दुखियों, दलितों, पीड़ितों की सेवा में लगे रहते थे। उनके निधन से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है वो आसानी से नहीं भरा जा सकता। सीएम ने दिवंगत नेता को नमन करते हुए कहा कि फूलचंद वर्मा जी बीजेपी के आधार स्तंभों में से एक थे और जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आपको बता दें कि देवास उज्जैन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता फूलचंद वर्मा का बुधवार देर शाम को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 83 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मालवा में विस्तार करने वाले पूर्व सांसद श्रीमान फूलचंद वर्मा नहीं रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभों में से एक थे। जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। पहले उज्जैन और बाद में शाजापुर से वो 5 बार सांसद रहे। सांसद के नाते उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और जनता की सेवा का एक नया इतिहास बनाया था। 24 घंटे दीनों, दुखियों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। उनके निधन से मध्य प्रदेश के राजनीतिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है वो आसानी से नहीं भरा जा सकता। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, मित्रों को, अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर मतदान हो चुका है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राज्य में एक बार फिर सत्ता वापसी की उम्मीद है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन है। हिमाचल प्रदेश सीएम ने आगे कहा कि ये राज्य में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, ये भी एक अच्छी बात है और वो कह सकते हैं कि बीजेपी राज्य में एक बार फिर सत्ता में आ रही है। तमाम सर्वे बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मतदान में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से हमारी कैंपेन हिमाचल प्रदेश में चुनाव की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और उसके साथ साथ में मतदान भी पूरी शांति के साथ संपन्न हुआ। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार रिकॉर्ड टूटा है मतदान की दृष्टि से, 75.6% जो है पोलिंग एट प्रेजेंट जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से हो चुकी है, लेकिन अभी भी पोस्टल बैलेट बाकी आने को है। अगर वो आते हैं तो मुझे लग रहा कि ये लास्ट तक
जो पोस्टल बैलेट की जो आने की जो तारीख रहेगी, समय रहेगा, तब तक के लिए ये परसेंटेज 77 के करीब पहुंच सकती है, जो अभी तक की हाईएस्ट होगी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो निश्चित रूप से लोगों ने भाग लिया है पूरे चुनाव की कैंपेन में एक्टिव होकर के, और उसके बाद मतदान में भी। ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। और अब क्योंकि चुनाव का परिणाम का इंतजार है, सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से हमारे साथी भी आकलन कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार फिर एक रुझान देखने को मिला है। जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, वो सर्वेक्षण में भी आकलन जो आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में वो आकलन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जब परिणाम भी निकलेंगे और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस में 44,000 स्वीकृत पदों पर जल्द ही नियुक्ति की घोषणा की। सीएम नीतीश ने इन पदों पर भर्ती के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कानून का राज है और इसे कायम रखने का काम नए पुलिस कर्मियों का भी है। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान रहा है कि राज्य में पुलिस बलों की कमी ना हो, इसलिए समय समय पर नई बहाली की जाती रही है। सीएम ने बताया कि पहले राज्य में पुलिस बलों की संख्या कम थी, इसलिए हमने आर्मी से रिटायर्ड बलों को बहाल किया था। इसके बाद भी राज्य में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं था, इसलिए हम भी अब नई बहाली के लिए निर्देश देते रहते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 लाख की आबादी पर 115 की जगह अब 160 से 70 पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों से गश्त व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा है। कुमार, जिला नवादा। बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस जाने से पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन अपने ऊपर लगे आरोपों को भी बेबुनियाद बता रहे हैं और कहा कि मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और एक संवैधानिक पद पर हूं, लेकिन जिस तरह से मुझे बुलाया जा रहा है ऐसा लगता है कि मैं देश छोड़कर भाग जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिजनेसमैन के अलावा कोई नेता देश छोड़कर भागा हो। इसके साथ ही सोरेन ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की भलाई करने वाली उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। सोरेन ने आरोप लगाया कि साजिशकर्ता राज्य की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम आदिवासियों को इतना मजबूत करेंगे कि बाहर से आने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। ईडी के दफ्तर में जाना है, जैसे कि मुझे सम्मन दिया गया है, और उस संदर्भ में जो राज्य में इल्लीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है। और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, कि किस तरीके से 1,000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1,000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का
खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, और जिस तरीके से संबंध की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो देश छोड़कर नहीं जाने वाले, लेकिन उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। फिलहाल मिस्टर चीफ मिनिस्टर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।